नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव अब बेहद नज़दीक हैं। ऐसे में कई लोग पूछते हैं कि चुनावों के बारे में आपकी क्या राय है। समाजवादी लोक मंच ने इसी सवाल का जवाब देने के लिए हाल ही में एक दस्तावेज तैयार किया है। इस वीडियो में मैं उसी दस्तावेज का लबो-लुआब आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस पर कोई राय बनाने से पहले आप इसे पूरा सुनेंगे। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनता को बताया जा रहा है कि अपने वोट से आप शासन सत्ता में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए मतदान अवश्य करें, मतदान आपका अधिकार है, आदि आदि। चुनाव प्रत्याशी स्वयं को जनता का सबसे अच्छा हितैषी और देशभक्त साबित करने में लगे हैं और विपक्षियों को जनता का दुश्मन और देशद्रोही तक बता रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के पास चुनाव में यदि खर्च करने के लिए न्यूनतम 90 लाख रुपए भी नहीं हैं, तो अकूत धन खर्च करने वाले प्रत्याशियों के सामने किसी भी प्रत्याशी का टिकना मुश्किल ही नहीं है, बल्कि चुनाव लड़ना ही लगभग औचित्यहीन है। आज़ादी के 76 वर्षों बाद भी जिस देश में 100 करोड़ लोगों की हालत रोज़ कुआं खोदकर रोज़ पानी पीने जैसी हो, उन 100 करोड़ लोगों में से किसी भी व्यक्ति के लिए इस देश के लोकसभा चुनाव में खड़े होकर चुनाव जीत जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस प्रक्रिया में नामांकन कराने के लिए 10,000 रुपये जुटा पाना भी बेहद मुश्किल है। यदि कोई व्यक्ति जोड़ तोड़ करके 10,000 रुपये से नामांकन कर भी दे, तो प्रचार वाहन, होर्डिंग, पर्चा, पोस्टर, जनसंपर्क, रैली और जनसभाओं वगैरह के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए वो कहां से लेकर आएगा। चुनाव आयोग ने विधायक प्रत्याशी के लिए 40 लाख और सांसद प्रत्याशी के लिए 95 लाख रुपए खर्च की नई सीमा निर्धारित की है। वहीं राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों के लिए खर्च की कोई सीमा ही नहीं है। अप्रैल 2021 में संपन्न हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा के पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, असम और तमिलनाडु में उतरे कुल 415 प्रत्याशियों का चुनाव खर्च 252 करोड़ रुपए से कुछ अधिक था। यानी कि एक प्रत्याशी ने खर्च की सीमा 40 लाख के मुकाबले 1.5 गुना राशि खर्च की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 437 प्रत्याशियों ने कुल 1,264 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की, यानी एक संसदीय सीट पर 70 लाख के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा, 2.89 करोड़ रुपए। उक्त राशि तो वो है जो चुनाव आयोग को भाजपा ने बताकर कानूनी तौर पर खर्च की है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यानी CMS की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, एक सीट पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसमें से सर्वाधिक 20 से 25,000 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए गए। CMS के अनुसार कुल 60,000 करोड़ रुपयों का 45% अकेले भाजपा के द्वारा खर्च किया गया, जिसका मतलब है कि भाजपा ने अकेले ही चुनाव जीतने के लिए 27,000 करोड़ रुपए फूंक दिए, यानी एक संसदीय सीट पर 70 लाख की खर्च सीमा के मुकाबले लगभग 90 गुना ज्यादा, मतलब एक संसदीय सीट पर औसतन 61.78 करोड़ रुपए। कांग्रेस और दूसरे दलों की स्थिति भी भाजपा से ज्यादा अलग नहीं है। ऐसे में भारत की चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और लोकतांत्रिक कहना और मानना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। देश के 18वें लोकसभा चुनाव में यह खर्च पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, यह तय है। सच्चाई यह है कि देश के किसी भी राज्य की विधानसभा या लोकसभा हो, इनमें जीतकर पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति मजदूर, छोटा या मध्यम किसान, बेरोजगार, छोटा दुकानदार, रिक्शा टेम्पो चालक, बस ट्रक ड्राइवर तथा निम्न आय वर्ग की श्रेणी का नहीं है। सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों को तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं है, वे केवल वोट ही दे सकते हैं। देश की विधानसभाओं और लोकसभाओं में जो भी लोग अभी तक चुनाव जीतकर पहुंच रहे हैं, उनमें इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सभी धनी पूंजीपति वर्ग और कुलक वर्ग से ही हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की नीतियों ने भी देश के चुनावों को बुरी तरह प्रभावित किया है। राजनीतिक दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह पर नेताओं के इर्द गिर्द ठेकेदारों का एक विशेष वर्ग उभर रहा है। पुल, सड़क, भवन आदि के निर्माण और खनन आदि के कार्य
निजी ठेकेदारों से कराए जाने के कारण राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ ठेका पाने की चाहत में ठेकेदारों की फौज सक्रिय रहती है, जो उनके इलेक्शन मैनेजमेंट को भी संभालती है। यही लोग नेताओं की रैलियों और जनसभाओं में भीड़ जुटाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट और शराब, पैसा आदि वितरण का काम देखते हैं। चुनाव प्रचार में दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं का स्थान किराए के प्रचारकों से भरा जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप आदि दलों से चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर लोग करोड़पति और अरबपति हैं तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार हैं, और उनमें भी अपराधियों और माफियाओं की गिनती कम नहीं है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा 10 मार्च 2019 से 19 मई 2019 के दौरान कुल 3,449 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध नकदी, शराब, सोना, चांदी, घड़ियां और साड़ी आदि विभिन्न प्रत्याशियों से जब्त की गई। ये सब किसी एक दल से नहीं बल्कि कई सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों से जब्त किया गया। भारतीय पूंजीवादी लोकतंत्र के चुनाव में शुरुआत से ही बूथ कैप्चरिंग और जाली मतदान के रूप में कई तरह की धांधलियां होती रही हैं। इनसे निपटने के लिए लाई गई ईवीएम भी इस समय सवालों के घेरे में है और इसकी विश्वसनीयता को लेकर भी देश में जगह जगह से आवाजें उठ रही हैं। चुनाव आयोग ईवीएम के खिलाफ उठ रही आवाजों का जवाब देकर पारदर्शी चुनाव आयोजित करने में नाकाम साबित हुआ है। जातिवादी उत्पीड़न आज भी हमारे देश की सच्चाई है, परंतु देश के राजनीतिक दल इसका समूल नाश करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जगह अपनी वोट बैंक की राजनीति को बनाए रखने के लिए जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ देश में कानून तो बना दिए गए हैं, परंतु इन्हें रोकने के लिए सामाजिक आंदोलन और आर्थिक बराबरी कभी भी इन राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं रही। यही कारण है कि देश के चुनाव में वर्गों का नहीं बल्कि जाति धर्म का बोलबाला है। पिछले चुनावों की तरह इन चुनावों में भी जनता के जीवन से जुड़े वास्तविक मुद्दों के मुकाबले जाति धर्म ही प्रधान है। किसी भी लोकसभा सीट पर मतदाताओं का मूल्यांकन उनके वर्ग के अनुसार नहीं किया जा रहा है। मसलन ये नहीं बताया जा रहा है कि अमुक लोकसभा सीट पर मजदूर, गरीब या मध्यम किसान, धनी किसान, कुलक, उद्योगपति, अफसर, ठेकेदार, कर्मचारी, छात्र, बेरोजगार और तमाम पेशों में लगे लोगों की अलग अलग संख्या कितनी है। मतदाताओं की संख्या का मूल्यांकन उनकी जाति और धर्म के अनुसार किया जा रहा है। देश का कॉरपोरेट मीडिया भी इस मूल्यांकन को घर घर पहुंचाकर इस जहर को बढ़ा रहा है। मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस दल ने कितने ठाकुर, पंडित, सवर्ण, अवर्ण, हिंदू, मुसलमान आदि को टिकट दिया है। ये नहीं बताया जा रहा है कि किस दल ने किस कारखाना मजदूर, रिक्शा चालक या निम्न आय वर्ग के किसी व्यक्ति को टिकट दिया है। कहने को तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों और सत्ता, खासकर भाजपा द्वारा मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा जैसे एक धर्म विशेष के धार्मिक आयोजनों को सरकार द्वारा प्रचारित, प्रसारित और पोषित करके इसका चुनावी फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है, वो दिखाता है कि धर्मनिरपेक्षता का चोला उतार कर फेंक दिया गया है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी सॉफ्ट हिंदुत्व या अन्य धर्मों के धार्मिक आयोजनों के नाम पर वोट बटोरने का काम करती हैं। मीडिया और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा यह काम जनता के ऊपर शासन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक हिस्सा है। हालत यह है कि साथ साथ संघर्ष करने वाले मजदूर, किसान और अन्य मेहनतकश वर्गों की एकता भी चुनावों के समय में खंडित हो जाती है और वे जाति धर्मों में बंटे हुए नजर आते हैं। चुनाव में कुर्सी पाने की चाहत ने राजनीतिक दलों के बीच की राजनीतिक विचारधारा के फर्क को लगभग मिटा दिया है। किसी भी दल का नेता रातों रात पार्टियां बदल ले रहा है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन से दल का नेता अब किस दल में है। बड़े दिग्गज नेता अपने पुत्र पुत्रियों को चुनावी टिकट दिलवाने के लिए मोलभाव कर रहे हैं। चुनाव जीतने और टिकट पाने की कोशिश ने इन दल बदलुओं की आंख की शर्म और हया खत्म कर दी है। खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने वाले कांग्रेस, सपा, बसपा और आप जैसे दलों में भाजपा से आए नेताओं को टिकट और पार्टी की सदस्यता देने में कोई हिचक नहीं है। इसी तरह भाजपा भी उन लोगों को टिकट देने में क्षण भर की देरी नहीं कर रही है जो भाजपा को कल तक दंगा कराने वाली पार्टी कहते रहे थे। देश का विपक्ष जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष राजनीति का ठेकेदार मानता है, वो भी कम अवसरवादी नहीं है।
यदि आज देश में सांप्रदायिकता की विषबेल पनपी है और मोदी का फांसीवादी राज कायम हुआ है, तो इसमें इन कथित धर्मनिरपेक्ष दलों की भी कम बड़ी भूमिका नहीं है। मोदी के फांसीवादी शासन को चुनौती देने के लिए गठित इंडिया गठबंधन भानुमति के कुनबे से ज्यादा कुछ नहीं है। शिवसेना का उद्धव गुट, जो कल तक मोदी सरकार में शामिल होकर सत्ता की मलाई चाट रहा था, वो अचानक रातों रात धर्मनिरपेक्षता का झंडाबरदार हो चुका है। भाजपा से इसके अंतर्विरोध सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि इसके अंतर्विरोध महाराष्ट्र की सत्ता पाने और केंद्र सरकार में हिस्सेदारी को लेकर हैं। इसी तरह कल तक इंडिया गठबंधन का संयोजन कर रहे नीतीश कुमार ने तो दल बदलने की सारी हदें ही पार कर दी हैं। 9 बार दल बदलने वाले नीतीश की हरकतें देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। इस इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले जैसे नामधारी कम्युनिस्टों के बारे में ऐसा लगता है जैसे वे समाजवाद और कम्युनिज्म की स्थापना के एजेंडे को तिलांजलि देकर कांग्रेस के कंधों पर सवार होकर सत्ता में छोटी मोटी हिस्सेदारी पाने की कोशिश करके ही संतुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि अब इनके निशाने पर पूंजीवाद का समूल नाश नहीं, बल्कि केवल मोदी सरकार है। इमरजेंसी के बाद 1977 में कांग्रेस के विरोध के नाम पर गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों द्वारा भारतीय जनसंघ यानी आज की भाजपा के पुराने संगठन के साथ जनता पार्टी बनाई गई थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी देश की गद्दी पर काबिज हुई थी। तब सत्ता पाने के लिए विपक्ष को सांप्रदायिक भारतीय जनसंघ से कोई आपत्ति नहीं हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी उस सरकार में मंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार 3 साल भी नहीं चल पाई और वो कांग्रेस का ही दूसरा संस्करण साबित हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रचंड बहुमत से बनी राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के बोफोर्स तोप घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ गैर कांग्रेसी विपक्ष एक बार फिर से एकजुट हुआ और वीपी सिंह के नेतृत्व में 1989 में संयुक्त मोर्चा की सरकार अस्तित्व में आई। कांग्रेस विरोध के नाम पर अस्तित्व में आई इस सरकार की खास बात यह थी कि इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार को देश के नामधारी कम्युनिस्ट और भाजपा दोनों ने एक साथ समर्थन दिया हुआ था। ये वो दौर था जब देश में भाजपा का राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था। उस समय संयुक्त मोर्चा और मोर्चे में शामिल लालू यादव, सीपीआई, सीपीएम जैसे दलों को इस सांप्रदायिक भाजपा से कोई परहेज नहीं था। संयुक्त मोर्चे की सरकार 2 साल भी नहीं चल पाई और भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण गिर गई। सच्चाई यह है कि कुर्सी ही भारतीय राजनीति की विचारधारा बन चुकी है। जनता को अलग अलग नामों और झंडों के साथ दिखाई देने वाले इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींची हुई विचारधारात्मक विभाजक रेखा इतनी महीन और कमजोर है कि उसे लांघने में किसी भी दल या नेता को न तो कोई हिचक होती है और न ही उसे कोई वक्त लगता है। 2001 में ममता बनर्जी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में रेल मंत्री के पद पर विराजमान थीं। वे ही ममता बनर्जी और अन्य आजकल भाजपा को सांप्रदायिक बताकर भाजपा भारत छोड़ो का नारा दे रहे हैं। भाजपा खुली सांप्रदायिक राजनीति करती है तो कांग्रेस और दूसरे दल छुपकर सांप्रदायिक राजनीति करने के माहिर खिलाड़ी हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के सिख विरोधी दंगों को देश आज तक भूला नहीं है। इन दंगों के बाद राजीव गांधी 425 लोकसभा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे। 80 के दशक में भागलपुर, मेरठ, मुरादाबाद आदि दंगे कांग्रेस शासन की ही देन थे। आज जो कांग्रेस स्वयं को सेक्युलर और विपक्षी एकता का सिरमौर बता रही है, 1980 में चौधरी चरण सिंह की केंद्र सरकार कांग्रेस ने ही गिराई थी। 1996-97 में कांग्रेस के समर्थन से चल रही संयुक्त मोर्चा सरकार गिराकर भाजपा को केंद्र में काबिज करने का रास्ता कांग्रेस ने ही प्रशस्त किया था। हमारे देश के राजनीतिक तंत्र को इस तरह से विकसित किया गया है जिसमें एक बार वोट देने के बाद जनता के हाथ 5 साल तक के लिए काट दिए जाते हैं। जनता द्वारा चुने गए नेता और दल अपनी मनमानी करने लगते हैं। सांसद और विधायक जनता के मालिक बनकर शासन चलाते हैं। हमारे देश की जनता 5 साल में एक बार इन्हें चुनकर गद्दी तक पहुंचा तो सकती है, लेकिन इन्हें गद्दी से उतारने की ताकत जनता के हाथ में नहीं है। देश का संविधान चुने हुए सांसद और विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को नहीं देता है। 2004 में मनमोहन सिंह को कांग्रेस के द्वारा देश का प्रधानमंत्री घोषित करने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उन्हें विद्वान अर्थशास्त्री बताकर उनकी शान में कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए थे।
10 साल तक काबिज रही उनकी सरकार दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी होने के कारण कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में आर्थिक सुधार उतनी तेजी से नहीं कर पाई जिसकी वे उम्मीद करते थे। देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों को और आगे ले जाने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत थी, जो न केवल कृषि और श्रम के क्षेत्र में कॉरपोरेट, बहुराष्ट्रीय निगमों और कुलकों के हित में नीतिगत बदलाव करे, बल्कि देश की सरकारी संपत्ति और जल जंगल जमीन की लूट को और अधिक आसान बनाए। इसके लिए 2 काम किए गए। पहला, मनमोहन सिंह की छवि को धूमिल करने का। दूसरा, गुजरात मॉडल का मिथ गढ़कर एक नया चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में देश के सामने लाने का। कॉरपोरेट मीडिया, जो कल तक मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल बांधता था, उसने बताना शुरू कर दिया कि वो मनमोहन सिंह नहीं बल्कि मौनमोहन सिंह हैं। वे निर्णय लेने में अक्षम हैं, आदि आदि। जनता के बीच व्यवस्था से उपजे असंतोष का ध्यान दूसरी तरफ बटाने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपार धन खर्च किया और प्रशांत किशोर की कंपनी को नरेंद्र मोदी के प्रचार का जिम्मा सौंपा। नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने पर 15-15 लाख रुपए विदेशों से काला धन लाकर देशवासियों को बांटने का जुमला उछाल दिया। देश को सांप्रदायिकता और अंध राष्ट्रवाद के उन्माद में डुबोकर उन्होंने वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका दिया। वे अपनी जुमलेबाजी, गुजरात मॉडल की झूठी तस्वीर, रीढ़ विहीन मीडिया द्वारा फैलाए गए भ्रम और कॉरपोरेट द्वारा खुले हाथ से बहाए गए पैसे के बूते दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गए। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कॉरपोरेट्स के वफादार सेवक की तरह से काम करते हुए, जहां एक और कॉरपोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में श्रम कानूनों को खत्म करके उनके स्थान पर 4 लेबर कोड्स लाकर पुराने लेबर लॉज को समाप्त कर पूंजीपति वर्ग को श्रम की मनमानी लूट करने का रास्ता साफ किया, वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून, पेरिस में पर्यावरण को लेकर किए गए समझौते, नई शिक्षा नीति और वन कानूनों को बदलने आदि के माध्यम से उन्हें देश को लूटने की सौगात दे दी। ये तो किसानों के 13 महीनों तक चले गौरवशाली आंदोलन का नतीजा था कि कृषि कानूनों के मामले में मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उस समय आंदोलन को टालने की मजबूरी के चलते जो वायदे किए गए थे किसानों से, उनकी याद दिलाने पर इस समय पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सरकार द्वारा किसानों का बर्बरतापूर्वक दमन जारी है। इतना ही नहीं, मीडिया और आम आदमी की आवाज घोंटने के लिए मोदी सरकार द्वारा 3 बिल यानी टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी संसद में पारित कर दिए गए। देश की जनता के बीच सांप्रदायिक नफरत की लकीर को और अधिक गहरा करके नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC और कश्मीरी राष्ट्रीयता का दमन कर धारा 370 के तहत मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने वाले जन विरोधी कानूनों को लाया गया। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का बिल तो पास कर दिया, परंतु आरक्षण नहीं दिया गया। मोदी के तर्कश में एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जैसे विभाजनकारी तीर अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें साध कर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी मुख्य दल चुनाव लड़ रहे हैं, वे सभी दल नव उदारवादी नीतियों के पैरोकार हैं। कुछ वामपंथी दल भी भाजपा को हराने का अभियान चला रहे हैं। उनका यह अभियान नव उदारवादी नीतियों के प्रति जनता के संघर्षों की धार को कुंद करने वाला है और जनता के बीच विभ्रम पैदा कर रहा है कि देश की समस्याओं के लिए मात्र भाजपा ही जिम्मेदार है। निसंदेह भाजपा और संघ परिवार देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने, नाम मात्र को मिले लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, दमनकारी कानून बनाने आदि में अभी सबसे आगे हैं। लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि क्या यह फांसीवादी एजेंडा लागू करना केवल भाजपा की ही जरूरत है? क्या इसके पीछे इस पूंजीवादी व्यवस्था का संकट नहीं है? क्या जनता को मिले सीमित हक अधिकारों का भी हनन करना आज समूचे शासक वर्ग की जरूरत नहीं बन गई है? दरअसल आज वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त हो चुके पूंजीवाद को जनता की आवाज को दबाए रखने के लिए, शोषण को और तेज करने के लिए फांसीवाद की जरूरत है। इसीलिए यह एक वैश्विक प्रवृत्ति बनती जा रही है। भारत में आज भाजपा इसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा किसी वजह से इसे मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई, तो किसी और व्यक्ति या दल को इन इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।
ये संकटग्रस्त पूंजीवाद की जरूरत है। ये पूंजीवाद के साथ नाभिनालबद्ध है। केवल भाजपा का विरोध करने से फासीवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पूंजीवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जनता को जगाना होगा, संघर्ष को ज्यादा व्यापक बनाना होगा। सवाल उठता है कि भाजपा को हराने के बाद क्या? भाजपा को हराने के बाद जो दल सत्ता में आएंगे, वे सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे? क्या वे देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों की पूंजी और संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे? क्या वे चारों लेबर कोड खारिज करके देश के सभी मजदूरों को स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे? क्या वे 12 एकड़ से अधिक की भूमि के मालिक कुलकों की जमीनों को अधिग्रहित कर इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे तथा इसे भूमिहीनों में वितरित करेंगे? क्या वे रोजगार को मौलिक अधिकार घोषित कर सभी को सम्मानजनक रोजगार की गारंटी देंगे? क्या वे जल जंगल जमीन की लूट को रोकने और इन पर जनता के मालिकाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे? क्या वे पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे? क्या वे सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त कर देंगे? क्या वे दोहरी तिहरी शिक्षा प्रणाली को बदलकर सभी को समान, निःशुल्क, वैज्ञानिक और अपनी मातृभाषा में शिक्षा की गारंटी करेंगे? क्या वे बड़े बड़े 5 सितारा अस्पतालों समेत स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर सभी देशवासियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण, निःशुल्क और समान इलाज की गारंटी करेंगे? क्या वे देश के हर नागरिक के लिए स्वच्छ, हवादार और पक्के आवास की गारंटी करेंगे? क्या वे इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जीएसटी, वैट, उत्पाद कर आदि को खत्म कर प्रत्यक्ष करों को बढ़ाएंगे? क्या वे महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग और तबकों को शासन प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देंगे? क्या वे साम्राज्यवादियों के साथ की गई सभी असमानतापूर्ण संधियों को रद्द करेंगे? क्या वे कृषि के लागत मूल्य को कम करने के लिए खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल आदि के दामों में कटौती करके किसानों को राहत देंगे तथा गरीब किसानों के कर्ज पूरी तरह माफ कर देंगे? क्या वे मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में जनता के खिलाफ और कॉरपोरेट्स तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों में बनाए गए कानूनों और नीतियों को उलट डालेंगे? इन सवालों को हल किए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इनमें से किसी भी दल की सरकार, चाहे केंद्र में बने या विधानसभाओं में, जनता की दुख तकलीफें कम होने वाली नहीं हैं। आज देश में चल रही सभी सरकारों की भूमिका कॉरपोरेट्स, कुलकों और बहुराष्ट्रीय निगमों की मैनेजमेंट कमेटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। देश और प्रदेश का बजट बनाते हुए ये कभी भी मजदूर, किसान और मेहनतकश जनता से नहीं पूछते कि बजट में वे क्या चाहते हैं। बजट बनाने में ये नीतियां लागू करते हैं साम्राज्यवादी संस्थाओं यानी विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की। निर्देश लेते हैं देश के पूंजीपतियों के संगठन CII, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा फिक्की से। किसानों की जमीनें छीनने में कांग्रेस, सपा और CPI-CPM जैसी सरकारें भी कभी पीछे नहीं रही हैं। 2015 में उत्तराखंड में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर अल्मोड़ा जिले के नैनीसार में ग्राम सभा की जमीन जिंदल ग्रुप के नाम कर दी थी। 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा दादरी में किसानों की जमीनें छीनकर रिलायंस के सुपुर्द करने की घटना शायद जनता की याद से विस्मृत हो गई है। CPM द्वारा सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों की जमीन छीनकर कॉरपोरेट को देने के लिए किसानों का बर्बर दमन जनता शायद ही कभी भूल पाए। 1991 की जन विरोधी आर्थिक नीतियों की जनक कांग्रेस ही रही है। 2013 में वॉलमार्ट को खुदरा व्यापार के लिए 100% निवेश की छूट मनमोहन सिंह सरकार द्वारा ही दी गई थी। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप और यहां तक कि CPI-CPM जैसे राजनीतिक दलों में से कोई भी दल ऐसा नहीं है जो देश में कॉरपोरेट और साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के खिलाफ हो, जिसके एजेंडे में विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की नीतियों को त्याग कर देश को आत्मनिर्भर विकास की तरफ उन्मुख करना शामिल हो। वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अनुसार 1991 से लेकर अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की सरकारी संपत्तियां बेची जा चुकी हैं। इस दौरान केंद्र में कांग्रेस गठबंधन, भाजपा गठबंधन और CPI-CPM के गठबंधन वाली संयुक्त मोर्चा की सरकारें शासन कर चुकी हैं। सभी ने मिलकर इस विनिवेश की नीति को आगे बढ़ाया है। फर्क इसमें मात्र इतना है कि भाजपा इसे तेजी के साथ कर रही है, शेष दलों ने इसे अपेक्षाकृत धीमी गति से किया है।
देश में अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए भी ये तथाकथित चुनी हुई सरकारें ही जिम्मेदार हैं। देश की जनता के ऊपर एक तरफ जीएसटी, उत्पाद कर, वैट आदि के माध्यम से करों का बोझ लाद दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पूंजीपतियों पर लगने वाले कॉरपोरेट टैक्स की दर में लगातार कमी की जा रही है। पेट्रोल डीजल की उत्पादन लागत 30 रुपया प्रति लीटर से भी कम है, परंतु राज्य व केंद्र सरकारें इस पर मिलकर 50 से 70 रुपये प्रति लीटर का टैक्स वसूल कर रही हैं। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार, दिल्ली की आप सरकार अथवा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो, सभी सरकारें पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं, परंतु अपने राज्य की सरकार द्वारा 25-30 रुपये प्रति लीटर वैट के रूप में वसूला जाने वाला अप्रत्यक्ष कर वे हटाने के लिए तैयार नहीं है। जनता के वोटों से चुने गए विधायक और सांसद 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन पाते हैं, भत्ते, पेंशन और सुरक्षा अलग से। वहीं दूसरी ओर इन्हें वोट करने वाली जनता के लिए आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ ही वर्षों में 5.5 करोड़ लोग बीमारी का इलाज कराने में पूरी तरह से कंगाल हो गए और गरीबी रेखा के नीचे चले गए। सरकारों ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें भी बेहद कम निर्धारित की हैं। हालत यह है कि पूंजीपति वर्ग की तो बात ही क्या करें, राज्य सरकारें स्वयं मजदूर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने के लिए तैयार नहीं हैं। महिलाओं का तो ये सरकारें बेहद निर्ममता के साथ शोषण कर रही हैं। भोजन माता, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकार वेतन के स्थान पर नाम मात्र का मानदेय ही देती है। एक बार विधायक बनने के बाद जीवन भर पेंशन पाने वाले विधायक और मंत्री वृद्धों, विधवाओं आदि के लिए नाम मात्र की पेंशन ही देते हैं। अपने लिए जीवन भर के लिए पेंशन और ऐशो आराम का इंतजाम करने वाले इन जनप्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की पेंशन ही खत्म कर दी और सेना में भी स्थायी नौकरी की जगह अग्निवीर योजना लाकर सेना को भी ठेके के हवाले कर दिया। देश की जनता के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, महंगाई जैसी समस्याएं मुंह फाड़ कर खड़ी हैं। इन चुनावों के बाद बनने वाली सरकारों का भी वही किरदार होगा जो अब तक की सरकारों का रहा है। संसद में बैठकर ये मजदूर वर्ग के पक्ष में नीतियां बनाने की जगह देश के कॉरपोरेट घरानों, बहुराष्ट्रीय निगमों और कुलकों के पक्ष में नीतियां बनाएंगे। जनता को भूख, अभाव, लाचारी से बाहर निकालने के लिए इनके पास कोई भी कारगर योजना नहीं है। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के सर्वे के अनुसार देश के 20% सबसे गरीब लोगों की सालाना आय में 53% की कमी हुई है। निम्न मध्यम वर्ग के 20% परिवारों की सालाना आय में 32% की कमी हुई है। वहीं देश के सबसे अमीर 20% लोगों की आय 39% तक बढ़ गई है। ऑक्सफैम इंडिया की 2023 की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत देश की 60% से अधिक संपत्ति पर केवल 5% नागरिकों का कब्जा है, जबकि देश की 50% आबादी के हिस्से में केवल 3% संपत्ति ही आ रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2012 से 2021 के बीच देश में पैदा हुई दौलत का 40% हिस्सा केवल 1% लोगों ने ही हड़प लिया। कॉरपोरेट घरानों के ज्यादातर सदस्यों के पास दोहरी नागरिकता है। इन्होंने अपने रहने और भोग विलास के लिए दुबई, अमेरिका और यूरोप में बंगले खरीद रखे हैं। मुनाफा कमाने और देश को लूटने के लिए ये लोग भारतीय बन जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का निदेशक आदर पूनावाला ने लंदन में 1444 करोड़ रुपयों का बंगला खरीदा है। कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ी चालाकी से कॉरपोरेट के विरोध को मात्र अडानी अंबानी तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि देश के संसाधनों की लूट में हिस्सेदारी से शायद ही कोई कॉरपोरेट घराना बचा हो। देश में अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 थी, जो अब बढ़कर 2022 में 166 हो गई है। मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपति नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में 5 साल से कम उम्र से पहले ही मरने वाले बच्चों में से 65% की मौत भूख की वजह से हो रही है। देश की करीब 80% आबादी की इन चुनावों में भूमिका मात्र वोट डालने तक ही सीमित है। जनता की चुनावों में भूमिका मूक दर्शक से ज्यादा कुछ नहीं है। देश और दुनिया में अभी तक जो भी बड़े बदलाव हुए हैं वे वोट से नहीं बल्कि मेहनतकश जनता के संघर्षों और संगठनों के दम पर ही हुए हैं। देश की समस्याओं का समाधान चुनावों से नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि बिल वापसी को लेकर लगभग 1 वर्ष तक चला किसान संघर्ष बदलाव की एक राह रोशन करता है। इस किसान आंदोलन की विजय में देश के किसानों का संयुक्त मोर्चा एक महत्वपूर्ण कारक था, जिसमें देश के सभी क्रांतिकारी और जनवादी किसान संगठन एकजुट हो गए थे।
जाति धर्म के साथ पैसा, शराब और प्रलोभन देश के राजनीतिक दलों के लिए वोट और वोटों के दम पर सत्ता हासिल करने का अस्त्र बना हुआ है। देश में किसी भी दल या व्यक्ति का ईमानदारी के साथ चुनाव में जाकर चुनाव जीत पाना संभव नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव में देश के क्रांतिकारियों की रणनीति क्या होनी चाहिए। देश की संसद और विधानसभाओं के माध्यम से गरीब और मेहनतकश जनता की बदहाली समाप्त नहीं की जा सकती। इस बात को उजागर करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए चुनाव लड़कर विधानसभा और संसद में पहुंचकर जनता के वास्तविक मुद्दे उठाकर जनता को शिक्षित करने का काम किया जा सकता है। जनता को बताया जा सकता है कि यदि आप अपने जनप्रतिनिधि चुनकर देश की संसद और विधानसभाओं में भेज भी देते हैं तो वहां से कोई भी बड़ा बदलाव संभव नहीं है। वहां पर आपकी समस्याओं से अलग रहकर हम देश में राजनीतिक सामाजिक बदलाव का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। चुनाव में भागीदारी करने की रणनीति पर चलने के नाम पर देश की कुछ वामपंथी पार्टियां और कम्युनिस्ट ग्रुप लगातार चुनावों में भागीदारी कर रहे हैं। इसमें एक तरफ सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल लिबरेशन जैसी वामपंथी पार्टियां हैं जिन्होंने संसदीय रास्ते पर चलते हुए चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करने को ही क्रांति मान लिया है और वे एक चुनाव के समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। इनके सारे मुद्दे और आंदोलन संसदीय चुनाव पर आकर समाप्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि विधानसभा चुनाव और संसदीय रास्ते का भंडाफोड़ करने के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़कर चुनाव के मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु वे ये काम बगैर किसी जनाधार और राजनीतिक सांगठनिक तैयारी के कर रहे हैं और चुनाव में वे जनता के बीच कोई भी प्रभावशाली भूमिका निभाने और राजनीतिक संदेश देने में लगातार असफल हो रहे हैं। देश में क्रांतिकारियों की एक धारा चुनाव को बिल्कुल ही बेमानी मानते हुए लगातार चुनाव बहिष्कार का आह्वान करती है। देखा गया है कि चुनाव बहिष्कार के आह्वान भी जनता में कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। चुनाव में एक स्वतःस्फूर्त रुझान भी अक्सर देखने को आ रहा है जिसमें किसी गांव या क्षेत्र विशेष के लोग अपनी मांगों को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव में क्रांतिकारियों की सही अवस्थिति क्या हो सकती है, ये एक व्यापक बहस का मुद्दा है। चुनाव में संसदीय प्रणाली का चरित्र उजागर कर जनता को क्रांति की ओर अग्रसर करने की रणनीति ही एक सही रणनीति लगती है। इसके लिए संसदीय चुनाव को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्रांतिकारी सांसद और विधायक चुनकर संसद या विधानसभाओं में भेजे जा सकते हैं, परंतु इसके लिए क्रांतिकारियों का मजदूर, किसानों और मित्र वर्गों में व्यापक जनाधार जरूरी है। इसके लिए बूथ स्तर पर तैयारी और अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारी घोषणा पत्र के साथ ही जनता के बीच बुनियादी वर्ग और मित्र वर्गों का व्यापक जनाधार वाला संगठन होना आवश्यक है। यदि सीमित क्षेत्र में भी चुनाव में भागीदारी या चुनाव बहिष्कार की रणनीति है तो उसके लिए भी उस क्षेत्र में मजदूर, किसान और मित्र वर्गों में जनाधार और संगठन का होना आवश्यक है। देश का क्रांतिकारी आंदोलन इस समय बिखराव का शिकार है और जनता के बीच व्यापक जनाधार मौजूद नहीं है। ऐसे में चुनाव लड़ने और चुनाव का बहिष्कार करने दोनों ही तरीकों के आह्वान को जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है। शासक वर्गीय दलों के मुकाबले देश में क्रांतिकारी बदलाव के पक्षधर ज्यादातर संगठनों और ग्रुप्स की सामाजिक राजनीतिक सक्रियता बेहद कम है। ज्यादातर संगठनों और ग्रुप्स की कार्यवाहियां अर्थवाद तक ही सीमित हैं। प्रचार और आंदोलन के नए तौर तरीके विकसित करने की जगह पुराने और घिसे पिटे तरीके ही अख्तियार किए जा रहे हैं। एक तरह की राजनीति को दूसरी तरह की राजनीति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। पूंजीवादी राजनीति को मजदूर, मेहनतकश जनता की राजनीति यानी वैज्ञानिक समाजवादी राजनीति के द्वारा ही बदला जा सकता है। इसलिए बगैर राजनीतिक पार्टी और विचारधारा के भारत की पूंजीवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदला जाना संभव नहीं है। ऐसे में समाजवाद के मुद्दों के प्रचार प्रसार और पूंजीवादी राजनीति का भंडा फोड़ने के लिए चुनाव को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, परंतु क्रांतिकारी संगठनों और ग्रुप्स द्वारा चुनाव में भागीदारी और चुनाव बहिष्कार बगैर राजनीतिक सांगठनिक तैयारी के किया जा रहा है। चुनाव में प्रभावशाली भूमिका के लिए हमें अपनी इस घिसी पिटी रणनीति को बदलने की जरूरत है। जनता के बीच में वैज्ञानिक समाजवाद के वैकल्पिक मॉडल को स्थापित करने की जरूरत है। सभी देशवासियों को सम्मानजनक रोजगार, आवास और गुणवत्तापूर्ण इलाज की गारंटी, निःशुल्क वैज्ञानिक और समान शिक्षा, कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय निगमों की संपत्ति और पूंजी का राष्ट्रीयकरण, जल जंगल जमीन पर जनता का वास्तविक रूप में मालिकाना, कृषि आगतों यानी खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल वगैरह के दामों में कटौती आदि ऐसे मुद्दे हैं जो सही मायने में जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम हैं। इन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाने के लिए एक राजनीतिक मंच या पार्टी का होना
बेहद ज़रूरी है, जो कि जनता के बीच अपने समाजवादी कार्यक्रम और राजनीति को लेकर मौजूद हो। ज़रूरत इस बात की है कि हम नई ऊर्जा के साथ नए तौर तरीके अपनाकर जनता के बीच जाएं, अपना मूल्यांकन करें, अपने संगठनों का मूल्यांकन करें और आकलन करें कि हमारी जनता के बीच सक्रियता कितनी है। क्या हम जनता के बीच वैज्ञानिक समाजवाद के मुद्दों को स्थापित कर पा रहे हैं? क्या हम शासक वर्ग के मुकाबले ज़्यादा सक्रियता, ज़्यादा प्रखरता, ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ नए नए प्रयोगों के साथ काम कर पा रहे हैं? यदि नहीं, तो हमें अपनी कार्यनीति को बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग 24 घंटे अपने राजनीतिक कामों को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर नहीं होंगे और जब तक ये हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चुनाव को लेकर हमारी किसी भी रणनीति की सफलता देश, काल, परिस्थिति के साथ हमारी कार्य योजना पर भी निर्भर करती है। हमें मजबूती के साथ अपनी रणनीति और कार्यनीति पर विचार करने की ज़रूरत है। जनता द्वारा हमारे वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम का समर्थन और उसके लिए संघर्ष ही हमारे कामों का मूल्यांकन करने की एकमात्र कसौटी है। हमें अपने अतीत की असफलताओं और गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। हमने अब तक जनता के साथ एकाकार होने के लिए जिन भी तौर तरीकों को अपनाया है, वे नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। उनका भी खुले मन से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, उन्हें सुधारने की ज़रूरत है और नए तौर तरीके विकसित करने की ज़रूरत है। अगर चुनावों के बारे में हमारे इस नज़रिए से आपकी सहमति है या फिर असहमति भी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भेजें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बातचीत और आलोचनाओं के बूते हम सब खुद को और इस समाज को बेहतर बनाने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।